हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस समय के सबसे पॉपुलर स्कैम के बारे में, जिसका नाम है टोरेस पॉन्जी स्कैम। टोरेस नाम का जो शॉप था वो ज्वेलरीज बेचती थी। कहाँ पर? मुंबई के 6 लोकेशंस पे, और 6 प्राइम लोकेशंस पे उनका ज्वेलरी का शॉप था। ज्वेलरी किस टाइप की ज्वेलरी? तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप जान रहे होंगे। एक तो गोल्ड की ज्वेलरी जो आप जानते हो, सिल्वर की ज्वेलरी जो तनिष्क, कल्याण और भी कई ज्वेलर्स बेचते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी में प्रोडक्ट की कीमत उसके बनावट से होती है, ना कि उसमें यूज मेटल के कारण होती है। जैसे आप गोल्ड खरीदते हो तो गोल्ड की कीमत उसके उसमें मेटल कितना है इसके कारण होता है। लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी में मेटल वगैरह तो वैसा कुछ यूज नहीं होता है, लेकिन उसके लुक के कारण उसकी कॉस्टिंग होती है। और यही बेसिक कारण है कि इस व्यवसाय में मार्जिन बहुत ज्यादा है। चलिए, मार्जिन कमाना कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचकर मार्जिन पे प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है तो वो गलत बात नहीं है। गलत बात तब हो जाती है जब आप किसी को डायमंड का झांसा देके उसको, उसके फंड को, उसके पास जो भी कैपिटल है उसको अपने पास मूव कराते हो, और इस इंटेंशन से मूव कराते हो कि आपको उसका सारा कैपिटल लेके कहीं 9 2 11 हो जाना है। तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इन्होंने ये स्कैम किया है। चलिए समझते हैं इस स्कैम के सारे टेक्निकल पॉइंट्स को। सबसे पहला स्टेप जो इन्होंने लिया, और सबसे पहला जो टारगेट इन्होंने किया किनको, तो वो सेक्टर इंडिया में जो अभी भी अंडर एजुकेटेड है। किस तरह के एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ? फाइनेंशियल एजुकेशन की। अगर हम इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करें तो ये अपने निम्नतम दर्जे पर है। नॉर्मल एजुकेशन तो फिर भी ठीक-ठाक है कि हमारे पास आईआईटी है, जेईई है, जेईई है, जहाँ हम लोग जाके इंजीनियरिंग सीखते हैं, या मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ जाके हम मेडिकल साइंस को पढ़ते हैं। लेकिन बात अगर फाइनेंस की आती है, जबकि फाइनेंस सबसे इम्पोर्टेंट पहलू इसलिए हो जाता है क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, या फिर मेडिकल कर रहे हो, या फिर जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हो, कुछ भी बन रहे हो इस देश में, फाइनेंस एक ऐसा चीज है जो सबके साथ रिलेट करता है और सबको इसकी समझ होनी चाहिए। और ये सबसे कम हमारे देश में है। अगर मैं कंपेयर करूं अपने से आगे कंट्रीज, आप अगर कंपेयर करोगे अपने से जो फाइनेंशियली पीछे हैं कंट्रीज, तो वहां आपको अच्छा दिखेगा। लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूं यूएसए से, ब्रिटेन से, जो कंट्री डेवलप्ड है, जापान वगैरह से, तो वहां के कंपैरिजन में मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में कम दिखती है। और उसमें भी जब हम लोग महिलाओं की बात करते हैं, यहाँ मैं किसी भी तरह का इंसल्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, जो एक रॉ फिगर है, जो हमें डाटा से पता चलता है कि शिक्षा में, और उसमें भी वित्तीय शिक्षा में, जो फाइनेंशियल एजुकेशन में, महिलाएं बहुत पीछे हैं। और इसी को टारगेट करते हुए ये सारे स्कीम्स लाए गए थे। क्योंकि ज्वेलरी अगर आप डायरेक्टली रिलेट कर पाते हो तो किन से करते हो? फीमेल से करते हो। क्योंकि ज्वेलरी का कंजम्पशन अगर देखोगे आप, तो 100 में से 80% के आसपास कंजम्पशन तो महिलाएं करती है। तो महिलाओं को टारगेट किया गया इन सारे स्कीम्स में, और महिलाओं पे इमोशंस ज्यादा काम करते हैं। ये नॉर्मली हमारे कंट्रीज में तो होता ही है। अभी तक मैंने पूरे वर्ल्ड पे ऐसा कोई स्टडी नहीं किया या कोई ऑब्जर्वेशन देखा हो जो कि मैं पूरे वर्ल्ड पर बात कर सकूं। लेकिन मैं भारत की अगर बात करूंगा तो यहाँ पर इमोशंस सबसे ज्यादा हिट जो करते हैं, और रिस्पॉन्ड जो होता है वो फीमेल्स में होता है। और यहाँ इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ये पूरा बिजनेस डेवलप हुआ। लालच, लालच वो भी किसका? ज्वेलरी का। ज्वेलरी का लालच देकर पूरा कैपिटल ले लिया गया। और ये लालच किस कॉन्सेप्ट पर चला? चलिए इसके टेक्निकल पॉइंट को देखते हैं। 25 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट टोरेस ने किया। उस 25 करोड़ में इन्होंने डायमंड्स खरीदे, लैब बेस्ड डायमंड, और भी कई आर्टिफिशियल ज्वेलरीज खरीदी, और पूरा सेटअप तैयार किया 6 स्टोर्स का, जहां से इनकी शुरुआत हुई। फिर इन्होंने हर एक आदमी को टारगेट किया कि वो ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी कैसे खरीदे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने स्टोर तक कैसे लाया जाए। तो उन्होंने सबसे
पुराना मेरे ख्याल से और सबसे बेहतरीन फंडा अपनाया कि लोगों को लालच परोसो। अगर आप किसी प्रोडक्ट को लोगों को बेचना चाहते हो तो लालच परोसो उनको। तो लालच के रूप में इन्होंने क्या परोसा कि आप अगर कितने भी कैपिटल का मान लिया जाए, आपने 1 लाख 2 लाख 3 लाख, मैं मान लेता हूं 1 लाख का बेस कैपिटल। तो 1 लाख का बेस कैपिटल का अगर आपने ज्वेलरी लिया, 1 लाख का आपने ज्वेलरी खरीदा, अब जो भी डायमंड आपने खरीदा है उसके बदले ये 2% का रिटर्न देंगे सप्ताह में आपको। आप सोचो, आपने 1 लाख का कोई डायमंड खरीदा, सो कॉल्ड डायमंड, डायमंड तो मैं अभी बताऊंगा कि उसकी रियलिटी क्या थी, लेकिन अभी तक मैं डायमंड बोल रहा हूँ। तो डायमंड अगर 1 लाख का आपने खरीदा और उस पे 2% पर वीक का आपको रिटर्न मिल रहा है, इस हिसाब से देखोगे तो साल भर में तो आपके पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। साल भर में पूरे पैसे वापस और डायमंड भी आपका। इससे बेहतरीन स्कीम क्या हो सकती है? तो इस अब ये आपको दिख रहा है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन ये किया क्यों गया था? ये इसलिए किया गया था कि लोग जब 1 लाख लगा के अपना रिटर्न पाएँ, तो उन्हें वो रिटर्न कम लगे और वो फिर से 1 लाख, 2 लाख अपना जितना कैपिटल है उसमें लगा दें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी कमा सकें और अपने लिए एक ज्वेलरी भी खरीद सकें। इसी लालच और भयंकर लालच, मेरे ख्याल से ग्रीड जिसको बोलते हैं, यहाँ फ़ियर तो काम नहीं किया लेकिन ग्रीड वाला कॉन्सेप्ट काम किया। हम लोग शेयर मार्केट में रेगुलरली पढ़ते हैं कि फ़ियर और ग्रीड, इस कॉन्सेप्ट में पूरा दुनिया रन होता है। बिज़नेसेस भी उसी में से एक है और ख़ास करके वैसे बिज़नेसेस जिसमें फ्रॉड होते हैं। तो ये लालच का जो एक गुगली था, ये काम किया कस्टमर्स पर और उन्होंने अपने साथ नहीं जाने कितने, एक ने 10-10 कस्टमर्स और लाए। किसी ने रिलेटिव को लाया, किसी ने नेबरहुड को लाया, किसी ने और किसी स्टेट में अपने रिश्तेदार को कॉल किया कि अरे! तुम कहाँ रह गए? तुम तो छूट गए इस बड़े हमारा जो पैसा बनाने का मशीन टाइप से है यहाँ पे, जहाँ आप इतना बेहतरीन रिटर्न बना सकते हो। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये बिज़नेस बढ़ा और लोग भी बहुत आए, सबने अपना पैसा दिया और भरपूर दिया, क्योंकि जिन्होंने 1 लाख लगाया उन्हें लगा कि और लगाते हैं, और लगाते हैं, और लगाते हैं। इस हिसाब से उन्होंने कइयों ने तो कर्ज़े लेकर, लोन लेकर इसमें पैसे लगाए। और अब आते हैं कि इसमें हर्ज ही क्या है? अगर उन्हें पैसे भी 1 साल में वापस मिल रहे हैं और उसके बदले ज्वेलरी भी मिल जा रहा है, तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ज अब मैं बताता हूँ इसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में। वो जो डायमंड था, लैब बेस्ड डायमंड, उसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखी जाए तो ₹300 के आसपास की आएगी वो। अगर आप जेनुइनली, क्योंकि अ, भारत में आप ज्वेलरी भी खरीदने जाओ, आप डायमंड खरीदने जाओ, आपको पता होना चाहिए कितने परसेंट कस्टमर के पास ये समझ है कि वो जेनुइनली उसको इवैल्यूएट कर सके कि इसका वैल्यू कितना होने वाला है। जो भी आप ज्वेलरी या डायमंड खरीद रहे हो, उसका रियल टर्म में वैल्यू कितना है? ये जस्टिफिकेशन बहुत कम कस्टमर कर पाते हैं। और आप इस भरोसे के साथ पूरी तरह से कह सकते हो कि वहाँ जो भी लोग जा रहे होंगे टेरेस में, उन्हें बिल्कुल पता नहीं होगा कि उन्हें जो ज्वेलरी के नाम पे डायमंड दिया जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या है? अगर उन्हें उसकी वैल्यू पता होती, तो वो वहाँ फँसते ही नहीं। इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि इन्फॉर्मेशन से बड़ा चीज़ कुछ भी नहीं है। तो ये सबसे पहला हुआ कि आपने ज्वेलरी लिया बिना इवैल्यूएट किए। तो आप आज के बाद जहाँ भी जाओ, जो भी चीज़ ले रहे हो, पहले पूछो अपने आप से, क्या इसकी कॉस्टिंग उतनी होनी चाहिए? अगर आपको लगता है होनी चाहिए, तो फिर आप ले सकते हो, और अगर लगता है कि अरे 300 का सामान मैं लाख रुपए में लूँगा, तो ये तो कोई अंधा आदमी भी ना करे, मतलब किसी को फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं किसी से बोलूँगा, "अरे! इसे मुझे बनाने में ना ₹300 खर्च हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हें इसे 1 लाख में बेचूँगा।" चाहे मैं कुछ भी स्कीम आपको दे दूँ, तो आप नहीं लोगे उस चीज़ को। लेकिन यही समझ की कमी के वजह से लोगों ने ₹300 का डायमंड लाख रुपए देकर लिया और उन्हें लग रहा था कि वो ज्वेलरी शॉप वाला उसे रिटर्न दे रहा है।
कितने का 100% का, जबकि वो उससे कितना गुना ज़्यादा रिटर्न बना रहा था। वो उसका छोटा-सा पार्ट आपको बस दे रहा था। तो लोगों को कभी-कभी लगता है कि उनके हाथ में खजाना लग गया है, चमत्कार हो गया है कुछ वैसा। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि अरे! मैं तो अब ऐसे स्कीम में हूँ एक, जहाँ से मैं अमीर हो जाऊँगा और लोग पीछे रह जाएँगे, उनसे थोड़ा बच कर चलिएगा। यही एक छोटी-सी सीख हमें इस फ्रॉड से मिलती है। और जो भी लोग थे, और जब मैंने सुना इसको कि काफ़ी नीचे तबके के, मतलब जो फ़ाइनेंशियली काफ़ी वीक हैं, वो सारे लोग जिन्होंने मेहनत से पैसे कमाए थे, उन्होंने यहाँ पैसे लगाए। और ये होता है क्योंकि पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत गरीबों को है, जो जिनके पास फ़ाइनेंस में कुछ है ही नहीं, और वही इस तरह के चमत्कार का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और ऐसे व्यापारी जो भी आते हैं, अब मैं उस पहलू पे नहीं जाऊँगा कि इसमें कौन-कौन से लोग इंक्लूड हैं, रसिया, यूक्रेन से इनका लिंक है, क्योंकि वो हमारे समझ के लिए नहीं है। हमें जो समझना है वो यही है कि आप गरीब हों, अमीर हों, फ़ाइनेंशियली किसी कंडीशन में हों, आपको हमेशा अपने पैसे की ज़िम्मेवारी खुद लेनी होगी। अगर आप अपने पैसे की ज़िम्मेवारी खुद नहीं लोगे, तो वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा। तो इस तरह के फ्रॉड से आप बचें, जहाँ भी आपको चमत्कार जैसी चीज़ों का मतलब आसरा हो, ऐसे आशा लगे कि ये चमत्कार होने वाला है मेरे साथ, वहाँ उन सारे स्कीम से आप बचें। तो मेरे ख़्याल से ये पूरा इवैल्यूएशन था हमारा टोरेस पोंजी स्कीम के तहत जो भी चीज़ें हुई। अच्छी तो नहीं हुई, लेकिन हमारे देश में ये कैसे होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान है करना। और बाद में बोला जाता है कि मुंबई के जैसे जगह पे ये कैसे हो गया? क्योंकि जब ये पता चलता है तब तक ये हो चुका होता है। तो इसका कोई उपाय तो वैसा नहीं है। उपाय एक ही है कि जितने लोग हैं अगर वो फ़ाइनेंशियली लिटरेट हो जाएँ, तो ये चीज़ें धीरे-धीरे खुद ही कम हो जाएँगी। चलिए मिलते हैं, अगर ऐसा कुछ स्कैम होना तो नहीं चाहिए मेरे ख़्याल से, ऐसा कुछ भी अगर होता है बड़ी घटना जिससे हमारे देश के इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, देश के सिटीज़न पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे और कोई वीडियो बनाएँगे। तब तक के लिए